नमस्कार राजस्थान। अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं राजस्थान के सभी निवासियों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ से भी आप सबको आने वाला साल समृद्धि से भरे, आपके जितने भी संकल्प हैं वो पूरे हों और जिन परिस्थितियों में राजस्थान या भारत गुजर रहा है उससे जल्दी उभरे। तृतीया का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में। कहते हैं कि इस दिन त्रेता युग का, सतयुग का आरंभ हुआ था और इसी वजह से इस दिन को हम लोग विशेष मानते हैं। पीड़ा है इस बार की अक्षय तृतीया पर विवाह समारोह खूब सारे होने थे, वो नहीं हो पाए कोरोना के कारण। उम्मीद करते हैं कि अगली अक्षय तृतीया पर हम लोग और संभल कर जिएंगे और अच्छे से हमारे कामों को पूरा करेंगे। आज राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वर्षा भी अच्छी हो रही है और कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जब बरसात होती है तो आने वाले साल की ये समृद्धि की सूचना होती है। तो इस बात को देखकर मन हर्षित है। आज अक्षय तृतीया का अवसर है तो हमने ये सोचा कि अभिनव राजस्थान भी अपना संकल्प आज जाहिर करे। मान्यताएं हैं कि इस दिन जो संकल्प लिए जाते हैं वो संकल्प पूरे होते हैं। तो हमें लगा कि हम जिस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं मिशन 2020 में, उस संकल्प को आज हम राजस्थान के जागरूक नागरिकों के साथ बांट लें और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम तन, मन और धन से काम पर लग जाएं। तो इसी लिहाज से आज का हमारा ये लाइव अभिनव राजस्थान अभियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी बातें, आज की हमारी योजनाएं, आज के हमारे मुद्दे, ये आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य तय करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हम जिन मुद्दों को लेकर मिशन 2020 में आगे बढ़ने वाले हैं, पहले मैं उन मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 15 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग काम करेंगे और इन सब मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग रात दिन काम करेंगे। ये मुद्दे कौन कौन से हैं, उन मुद्दों को मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। उससे पहले मैं राजस्थान के सभी निवासियों को कोरोना के बारे में 2-3 मिनट कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। देखिए बंधुओं, ये जो बीमारी है ये नई है, इसलिए इसके कारण ज़्यादा डर है। ऐसे खूब सारे वायरस हमारे यहाँ पर पहले से हैं जिनसे हमको सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, लेकिन डर नहीं लगता क्योंकि उनसे हम लोग परिचित हैं। ये नया वायरस आया, इससे ज़्यादा परिचय नहीं होने के कारण से और फिर ये सोशल मीडिया के दुष्प्रचार के कारण से डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है पूरी दुनिया में और हमारे भारत में भी, राजस्थान में भी। डॉक्टर्स की टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और जो जो बीमार हो रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं और लगभग भारत में 98% लोग ठीक हो रहे हैं। अभी तक भारत में जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है उनमें से 98% यानी 98% लोग ठीक हो चुके हैं। यही हाल राजस्थान में है। राजस्थान में भी जो 2000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना हुआ है तो उनमें से ज़्यादातर लोग ठीक हो गए हैं और राजस्थान की तो रिकवरी रेट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर पूरे भारत में 2% लोगों की मौत है तो राजस्थान में वो केवल 1.2% हो रही है। ये शायद राजस्थान के वातावरण, राजस्थान के खान पान, रहन सहन की वजह से है। तो राजस्थान के लोगों को बहुत ज़्यादा इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना इस साल जिस मौसम में आया था उस मौसम का अब अंत आ गया है। हमारे विक्रम संवत के हिसाब से चैत्र का जब महीना आता है, गर्मी पड़ती है, तो वायरस की अधिकांश बीमारियां चली जाती हैं और ये जो गर्मी होती है, इस गर्मी में तो खेती के कीड़े वीड़े सब खत्म हो जाते हैं। तो इन गर्मियों में
ये वायरस भी अपना प्रभाव कम कर लेगा। हालांकि ये वायरस कहीं जाएगा नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि ये देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, राजस्थान कोरोना मुक्त हो जाएगा, तो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कह रहा है। मैं मेडिकल की जानकारी, अपनी पढ़ाई के आधार पर आपको कह रहा हूं कि ये वायरस अब यहीं रहेगा, लेकिन उतना घातक नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में जान जाएंगे, हमारे पास इसके इलाज करने की प्रॉपर। तो अभी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद भी हमको सावधानी रखनी होगी। जून आते आते ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हर सर्दी का मौसम आएगा तो पूरी दुनिया में और भारत में बार बार ये रिपीट होता रहेगा। और जब तक इसका टीका नहीं बनेगा, जब तक इससे हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोरोना बड़ी कोई जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जबकि ये जानकारी दिल्ली और जयपुर से बराबर आपको दी जानी चाहिए थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जिन लोगों के शरीर में भी कोरोना वायरस घुसता है, उनमें 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आता। चलता है कि कोरोना उनके अंदर आया है क्या। हमारे शरीर की जो क्षमता है वही इनको खत्म कर देती है और कोरोना चला जाता है हमारे शरीर से। 20% लोगों में हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं और वो भी ठीक हो जाते हैं। कुछ 2-3% ऐसे लोग हैं जिनमें पहले से ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं, 2 से ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके अंदर थोड़ा सा संकट रहता है। उनको भी अस्पताल में अगर टाइम से सुविधाएं मिल जाए तो उनमें से भी अधिकतर लोगों को बचाया जा सकता है। इसलिए जो खासकर जो लोग गांव में रह रहे हैं या कस्बों में रह रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इसका डर मत फैलाओ। किसी को कोरोना हो भी गया है, किसी को पॉजिटिव आ गया है, तो उसको आतंकवादी की तरह देखो मत। किसी को हो भी गया तो ऐसे मत सोचो उसको कैंसर हो गया है। ये चीज दिमाग से निकालो। ये एक सामान्य वायरस की बीमारी है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस डर को आप लोग बाहर निकालेंगे। मैं बार बार कोशिश करता रहता हूं, आप लोगों के सामने आता हूं, कहता हूं। कई लोग मानते हैं, कई डेढ़ होशियार किस्म के लोग मानते भी नहीं है। वो ये कहते हैं पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं डर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ऐसी ही भीड़ डराती है। आज तक भीड़ का और राजनेताओं का काम ही डराने का रहा। आपको समझाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सच्ची बात कहने वाले लोग कम होते हैं, झूठ बात कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। झूठ फैलता ज्यादा है कोरोना की तरह, लेकिन वो घातक नहीं होता है, उसको खत्म होना पड़ता है, उसका जल्दी से असर खत्म हो जाता है, सच को खड़ा रहना पड़ता है। और अब अमेरिका ने भी ये बात मान ली है कि इस मौसम में अब गया कोरोना, अगले मौसम में आएगा। सिंगापुर ने भी ये बात मान ली है, WHO ने भी ये बात कह दी है। उन सारी बातों के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोरोना इस सीजन के लिए चला जाएगा। कुछ कुछ बड़ी बड़ी जगहों पर रहेगा ये, जहां पर ज्यादा रोशनी नहीं है, ज्यादा धूप नहीं है, हवा ठीक नहीं है, वहां पर ये अंदर अंदर चलता रहेगा। तो कस्बों में और गांवों में और छोटे शहरों में जहां पर खुली हवा है, जहां रोशनी आती है, वहां पर यह समस्या नहीं रहेगी। कई लोग मेरी बात को मानते नहीं है, उनको लगता है मैं कौन हूं कहने वाला, मेरी बात को कैसे माना जाए, मैं कोई मुख्यमंत्री हूं नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री हूं नहीं, मैं कोई राष्ट्रपति हूं, मेरी बात को क्यों माना जाए। तो उनके लिए मैं मस्ती वाली बात बता देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल कहा है, अब राष्ट्रपति होने से उसके पास सही जानकारी हो ये मत मानिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने परसों ये कहा था कि ये जब छिड़काव करते हैं बाहर गलियों में, सतह पर, उससे अगर कोरोना मर जाता है तो क्यों ना इसका इंजेक्शन भर के आदमी के अंदर डाल दिया जाए। अब वो राष्ट्रपति है वहां के, वो राष्ट्रपति है वहां के। तो कल बहुत लोगों ने समझाया कि इसके चक्कर में पी मत लेना खूब सारा, तुम मर जाओगे, बुरी मौत, उल्टियां होंगी, और कोरोना से नहीं मरे तो इससे मर जाओगे। लेकिन वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, वो कह सकते हैं कुछ भी, और आप लोग भी उनकी तरफ देखते हो, वो सही जानकारियां देंगे। वो सही जानकारियां नहीं देते हैं। जो राजनेता होते हैं वो गलत जानकारियां देते हैं, वो डराते हैं। सही जानकारी देने लगे तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। तो उनका काम है डराने का, बांटने का, उनका काम है। हम लोग जब जागरूक रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी सूचना आएगी उसको 3-4 जगहों से देखेंगे, ठीक लोगों की बात मानेंगे। जैसे कानून के मामले में हम लोग वकीलों की बात मानेंगे, अगर कोई इंजीनियरिंग का मामला है तो उसमें इंजीनियर की बात को मानेंगे, अगर कोई गांव की परंपरा का मामला है तो गांव के बुजुर्गों से मानेंगे, तो अगर कोई व्यापार की बात है तो किसी व्यापारी से पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे क्या ये बात सही है क्या। तो जब हम जानकार लोगों की बातों को मानने लगेंगे तो लगभग ये समस्या खत्म हो जाएगी। और ये समस्या ज्यादा इसलिए हुई है कि हर आदमी व्हाट्सएप पे लिख देता है WHO ने कहा है, तो आप जाके वापस देखिए कि वाकई में WHO ने ऐसा कहा क्या, उसके बाद बात को मानिए, उसको फौरन मत करिए। मैं उम्मीद करता हूं आज अक्षय तृतीया के अवसर पर, शुभ अवसर पर उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ये बात है ये अंदर जाएगी, गहरे तक जाएगी, भारत के, राजस्थान के सभी सजग लोगों के मन में जाएगी कि हम लोगों को अब इस समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, और अब इस समस्या को धीरे 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 हम कम करें, सभी मिलकर ऐसा प्रयास करें। सरकार के निर्देशों का सब पालन करें, लेकिन डरे नहीं।
ये तो बात थी कोरोना के ऊपर। अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि हम लोगों के पास क्या योजना है 2020 के लिए। तो हमारा जो अभिनव राजस्थान पार्टी का मिशन चल रहा है, मिशन 2020, उसमें हमने तय की थी बहुत सारी बातें, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम 2 महीने तक रुक गए। जिन चीज़ों पर हमको खूब सारा काम करना था हम उस पर काम नहीं कर पाए, तो हम रुक गए। तो हमने हमारा होमवर्क अब पूरा कर लिया। अब ये होमवर्क पूरा करने के बाद में हम लोगों ने 15 मुद्दे तय किए हैं। इन 15 मुद्दों पर हम लोग अब खूब सारा काम करेंगे। 15 मुद्दे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और वो मुद्दे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि इन 15 मुद्दों पे व्यापक जन जागरण किया जाए राजस्थान में, और व्यापक जन जागरण के बाद में 29 नवंबर रविवार को, 29 नवंबर 2020 रविवार को लगभग 10,000 लोगों की एक मीटिंग हो, एक सम्मेलन हो जयपुर में, और वो जागरूक लोग हों। वो भीड़ नहीं है जिसको बसों में पिकअपों में भर के लाया जाए, वो जागरूक लोग हों और वो हमारे साथ वहां आकर खड़े हों कि हाँ इन मुद्दों पे हम लोग इनके साथ हैं, हमको कोई लाया नहीं है, हम हमारी स्व प्रेरणा से आए हैं, जागरण के साथ आए हैं और पूरा सोच समझ कर आए हैं कि हमारे और हमारे परिवारों के हित में ये बातें हैं और राजस्थान की सरकार को इस पर तुरंत काम करना चाहिए। और वो मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए राजस्थान की सरकार को एक कदम भी एक्स्ट्रा नहीं चलना है। जो लिखा है कानून में, जो संविधान में लिखा है, जो उनके बजट में लिखा है, उसी को लागू करना है। हमने बहुत सोच समझ के होमवर्क किया, हमने हवाई बातें एक भी नहीं की है। तो वो जो 15 मुद्दे हैं, वो मुद्दे मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं, और आप लोग बहुत धैर्य से, बहुत ठंडे दिमाग से उन मुद्दों पे गौर करिएगा। सबसे पहला मुद्दा, मुद्दा नंबर 1, हमारा पहला मुद्दा यह है कि ये जितने भी राजस्थान में सांड और गायें बेसहारा घूम रही हैं, उनके लिए व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। जितने भी सांड और गायें बेसहारा, हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेसहारा, अखबार में कई बार आता आवारा, वो बहुत शब्द गलत है, अमानवीय है। तो ये जो बेसहारा गायें और सांड घूम रहे हैं, इनके लिए तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए, और राजस्थान की सरकार की योजनाओं में ये सब लिखा हुआ है। 2 बातें इनके लिए करनी होगी। एक तो जितने भी चारागाह हैं, जितने भी गोचर हैं, उनको विकसित करना होगा, और पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी पंचायत के जो कार्य हैं, उन कार्यों में एक ये भी है, क्योंकि ये उनका हिस्सा है, ये उन गायों का हिस्सा है, जो हिस्सा उनको दिया जाना चाहिए। तो चारागाह विकास योजना को सरकार को तुरंत और अच्छे भाव से लागू करना चाहिए, और जो नरेगा के काम हैं, उन नरेगा के कामों को उधर मोड़ देना चाहिए, उनमें ऐसा लिखा हुआ है। और जब नरेगा का पैसा गायों के हित में खर्च होने लगेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तो पैसा वेस्ट नहीं होगा, गांव सुंदर लगने लगेगा, और जो गायें और जो ये सांड घूम रहे हैं, इनको 8-9 महीने तक हरा चारा खाने को मिल जाएगा, और ये बड़े आराम से किया जा सकता है। हमने पूरी कैलकुलेशन की है, पूरे राजस्थान में 17 लाख हेक्टेयर जमीन इनके हिस्से की पड़ी है, जो इनको मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा भी खूब सारी पड़त और व्यर्थ भूमि के नाम से खूब सारी जमीन है जो पड़ी है, जिनकी बाउंड्री करवा दी जाए, जिनमें घास लगवा दी जाए, जिनमें पानी और छाया की व्यवस्था कर दी जाए, तो ये सारे जानवर वहां आराम से रहेंगे, शहरों की गलियों में नहीं भटकेंगे। ये राजस्थान के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है साथियों। ये गायें जो घूम रही है, ये जो बछड़े घूम रहे हैं, ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा कलंक है। इस पर हमको विचार करना चाहिए, और एक मत से विचार करना चाहिए। तो समाज को और शासन दोनों को विचार करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है। और जितनी भी नंदीशालाओं की घोषणाएं हुई है, राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम लोग हर जिले में एक नंदीशाला खोलेंगे, जिसमें इनको सांडों को रखेंगे, और फिर घोषणा की थी पंचायत समिति पर रखेंगे। लेकिन हमने बहुत सारी उनसे सूचनाएं मांगी है, वो हमको सूचनाएं ठीक से दे नहीं रहे हैं, उन पर काम कर भी नहीं रहे। आप लोगों को हमारा समर्थन करना होगा, ताकि सरकार मजबूर होगी उन पर टाइम से काम करे। अभी तक 33 जिलों में मात्र 12 जिलों में इस प्रकार की नंदीशालाएं खुली है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के सामने कोई बात ढंग से उठाने वाला व्यक्ति है ही नहीं, और ना कोई संगठन है। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि हल्ला किया जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया जाए, इसके लिए सड़कों पर आया जाए, उससे काम नहीं होंगे। हल्ले करने से, भीड़ करने से, ज्ञापन देने से अभी तक अगर चेंज आता भारत में, तो भारत स्वर्ग बन जाता। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम कह रहे हैं जो अलग से कुछ नहीं करना, आपकी जो योजना बनी हुई है, आपकी जो चारागाह विकास की योजना बनी हुई, उसको लागू कर दीजिए। आपकी नंदीशाला की जो योजना बनी हुई है, जो आपने बजट में लिखा, उसको लागू कर दीजिए। पहला मुद्दा हमारा यह है। तो जब हम 29 नवंबर को मिलेंगे, उससे पहले हम खूब सारा होमवर्क करेंगे, और 29 नवंबर को पूरा राजस्थान हमारे साथ आके खड़ा होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये मुद्दा तो लागू होना ही चाहिए। दूसरी बात,
किसानों के लिए हम लोग 3 चीजें चाहते हैं। सबसे पहली चीज चाहते हैं किसानों के लिए कि फसल बीमा जो है, इसके नाम पे किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसको बंद किया जाए। आप फसल बीमा करते हो तो ये कहते हो कि इस तारीख तक आपका प्रीमियम काट लिया जाएगा, 31 जनवरी तक काट लिया जाएगा, 31 जुलाई तक काट लिया जाएगा, रबी का खरीफ का आप ऐसे कहते हो और काट भी लेते हो किसानों की कैसी सीमित है। तो जब आप बीमा करते हो तो आप लिखते हो कि इस तारीख को काट लिया जाएगा, लास्ट डेट है। लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है उस समय में आप ये कहते हो उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। हमने बड़ी गहराई से सारे कागजों को पढ़ा है और हम सरकार से बार बार कागज ले रहे हैं कि आप इनको क्लेम का टाइम सेट क्यों नहीं करते कि ये जो आपकी फसल निकलने का समय है, मान लीजिए अभी रबी फसल निकलने का समय है, अब निकल गई रबी की फसलें, अप्रैल में निकल गई, तो आप तय करिए कि 31 मई तक आपको अगर मुआवजा मिलना तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 31 मई तय करिए ताकि आगे जो खरीफ की फसल आती है उसके लिए हम लोग तैयार रहें। अगर हमको रबी में नुकसान हुआ है तो खरीफ की फसल के लिए हमारे पास पहले से पैसा हो पर्याप्त। बीमे का मतलब यही है। और रबी की फसल जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद में, खरीफ की फसल पूरी हो जाती है उसके बाद में हमको हमारा मुआवजा अगर वाजिब बनता है, हम ये नहीं करें गैर वाजिब दो, लेकिन हमारा वाजिब बनता है, इसके लिए लटकाओ मत। अभी आप देखिए 2019 का मुआवजा भी नहीं मिला है, बीमा का प्रीमियम हमने जमा करा दिया। इस तरह का बीमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस तरह का घटिया बीमा, लूटने वाला बीमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो किसानों के लिए किया गया। हम ये कह रहे हैं कि आपने 2019 के क्लेम अभी तक सेट नहीं किए, हमारी 2020 की रबी की फसल आ चुकी है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेती नहीं है। कंपनियों के प्रीमियम 150, 200, 400, 1000 करोड़ के होते हैं, जमा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? उनको लगता है कौन इसके लिए उठाने वाला आवाज, जिन लोगों को इन्होंने वोट दिए वो तो आवाज उठाएंगे नहीं। विधानसभा में इस पर कोई वॉकआउट होगा नहीं, विधानसभा में वॉकआउट होगा तो तू मैं के नाम पे वॉकआउट होगा, इस बात के लिए वॉकआउट नहीं होगा ना। संसद में इस बात के लिए वॉकआउट होगा, राहुल गांधी ने मुझे ये कह दिया, मोदी जी को राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, ये बातों पे वहां बहस होती है। इस बार पे बहस होगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि किसान संगठित नहीं है, किसान संगठित नहीं। तो पहली बात तो फसल बीमा की, इसके लिए हम क्या करेंगे, आने वाले 6 महीने में खूब सारा जन जागरण कर रहे हैं इन मुद्दों पे, और 29 नवंबर को हमारे साथ सबको खड़ा होना, लेकिन भीड़ की तरह नहीं आना। हम भीड़ नहीं चाहते, हम हल्लेबाजी नहीं चाहते, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं चाहते, आपकी सजग उपस्थिति चाहते हैं, आपका खड़ा होना, आपकी आंखों में विश्वास, आपकी आंखों से लगना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो राजस्थान और केंद्र की सरकार को मालूम चल जाएगा कि 1947 के बाद पहली बार जागरूकता आ गई है, और जागरूकता की रोशनी के अंदर ये जो खेल खेल रहे हैं वो खेल चलेगा नहीं। एक तो हो गया फसल बीमा का मामला किसानों के लिए, और दूसरा मामला हो गया समर्थन मूल्य का। केंद्र की सरकार जब समर्थन मूल्य घोषित करती है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका मतलब यह है कि अगर इससे नीचे कभी भी भाव जाते हैं मार्केट में तो वो अलाउड नहीं होगा। समर्थन मूल्य का सीधा मतलब यह है कि इससे नीचे मार्केट में चीजें नहीं बिकेंगी। अब वो गोलमाल करते हैं, कई बार कहते हैं नहीं हमारा ये मतलब नहीं है। आपका जो भी मतलब हो, आपने अगर बोला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे नीचे एक भी दाना राजस्थान में बिकना नहीं चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे एक भी दाना बिकना नहीं चाहिए, और अगर वो बिकता तो इस योजना को बंद कर दो। इस योजना का क्या अर्थ है? और फिर आप एहसान करते हो कि हम 10 कुंटल लेंगे, 25 कुंटल लेंगे, ये एहसान करने की कहां जरूरत है? आप इस योजना को बंद कर दो ना भाई, हमारी तरफ से कोई समर्थन नहीं किसानों को, खेल खत्म। आप लटका के रखते हो, ये खेल बंद होना चाहिए। इस पर हम खूब सारे कागज इकट्ठे करेंगे, गांव गांव घूमेंगे अगले 6 महीनों में, और उसके बाद में 29 नवंबर को इस मुद्दे पे बात होगी। हम बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाह रहे, हम केवल वही बातें करना चाह रहे हैं जो लिखी हुई है। और तीसरा मुद्दा, जो सिंचाई का काम करते हैं किसान, उनके ट्रांसफार्मर का, बिजली का ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता है उसके बाद में किसी किसान को उस ट्रांसफार्मर के लिए भागते दौड़ते तड़पते देखना बड़ा दर्दनाक होता है। बिजली की सेवा, बिल भर रहे हैं टाइम से, मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, मैंने फोन कर दिया तो मेरा ट्रांसफार्मर दूसरा आ जाना चाहिए, मैं उसको उतारूंगा, मैं उसको लाऊंगा, फिर मैं भिखारियों की तरह बिजली विभाग के बाहर खड़ा रहूंगा, फिर वो मुझ पर एहसान करेंगे। आप सब जानते हैं उसमें क्या होता है। जबकि नियमों में लिखा हुआ है, हमने कंपनी के कागजों को देखा है, उन नियमों में लिखा हुआ है कि जब भी ट्रांसफार्मर खराब होगा तो बिजली विभाग की गाड़ी आएगी, वो ले जाएगी और दूसरा ट्रांसफार्मर रख जाएगी। ये 3 मुद्दे हमारे किसानों के, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और तीसरा ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, उसको राजा की तरह रहना है।
अब वो ऐसे नहीं रहेगा भिखारी की तरह कि वो हर किसी सरकारी कर्मचारी के सरकारी ऑफिस के बारे में खड़ा इस तरह से। उसका राज है और उसका राज दिखना चाहिए। तीसरी बात युवाओं के लिए, हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, वो सारी भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर बने। हर बार ये कहते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन फिर वो फ्लॉप हो जाता है। केंद्र सरकार की भर्तियां टाइम से हो सकती हैं, यूपीएससी की सारी भर्तियां टाइम से हो सकती है, तो राजस्थान सरकार की क्यों नहीं हो सकती? तो सारी भर्तियों का एक बिल्कुल सही स्पष्ट टाइम होना चाहिए, ताकि बच्चे, उनके माँ बाप अपने जीवन को प्लान कर सके। अभी वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जाम 3-3, 4-4 साल तक नहीं होता। आरएस का एग्जाम 3-3 साल का हो गया, पूरा ही नहीं होता। तो हम ये चाहेंगे, ये चाहते हमारी कोई मांग वांग नहीं है किसी सरकार से। अभिनव राजस्थान पार्टी मांग करती नहीं है, ना ज्ञापन देती है। हम जनता की और हमारी चाह को व्यक्त करते हैं। ये हमारी चाह है, क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है शासन हमारा है, शासन नागरिक का, ये लिखा हुआ संविधान में। तो हम हमारी चाह प्रकट करेंगे और सरकार को जग मराकर काम करना पड़ेगा। ये अब नहीं चलेगा कि आप 5 साल में कभी इसको वोट दे लेना, कभी इसको वोट दे लेना, हमारा क्या फर्क पड़ने वाला। अब हम राजस्थान में इस प्रकार का जागरण करेंगे और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनेगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनेगी। ऐसे सारे पॉइंट्स हैं। तो एक तो परीक्षाएं समय पर हो, नंबर 1। अब जब कंप्यूटराइज हो गया, एबीसीडी हो गई, तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, 1 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर आना चाहिए। बस मुझे क्लियर हो जाए कि मेरा नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं अगले साल की तैयारी करूं या फिर मैं कोई दूसरा काम करूं। मैं 4-4, 5-5 साल तक लटकता नहीं फिरूं जयपुर में, जोधपुर में तैयारी कर रहा हूं। और ये क्यों नहीं हो सकता? क्या फाइल पड़ी है, आरपीएससी से नहीं आई फाइल, वहां से बोर्ड से नहीं आई फाइल, सेक्रेटरीट में पड़ी, ये क्या तरीका हुआ? अभी जैसे आप घूम रहे हो ना इमरजेंसी की तरह भागते दौड़ते, वैसे घूमो। सरकार को ऐसे ही घूमना चाहिए। पूरी दुनिया के विकसित देशों की सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। तो तीसरी बात, युवाओं के लिए परीक्षाएं समय पर हो, उनका रिजल्ट 1 महीने के अंदर आए और 1 महीने में उनका अपॉइंटमेंट हो। ये नहीं कि हम रिजल्ट निकाल दिया, अभी 2018 वाला लटक रहे हैं। क्या मजाक लगा रखी आप लोगों ने? देश के, राजस्थान के लोगों के साथ क्या कर रहे हो आपको खुद को नहीं पता, और ये लोग भी, इनको नहीं पता हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। ये यूं जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए। अभिनव राजस्थान पार्टी जन जागरण करेगी। आपको हम बार बार बताते थे, हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी होती है जो राज की बातें करती है कि हम फूट डाल के कैसे राज में आए, जो राज के लिए मरती है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजवाज में, हम केवल नीतियों की बात करते हैं। इसलिए हम इस पार्टी को कहते हैं लोक नैतिक पार्टी। हम लोक नीति की बात करते हैं, ये लोक नीति होनी चाहिए। और आपसे इस भाषा में कोई दूसरी पार्टी कभी बात करेगी भी नहीं, वो कभी भी नहीं कहेंगे। हम ये कह रहे हैं। चौथी बात, सूचना का अधिकार आए हुए अब लगभग 15 साल हो गए। सूचना के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिखी थी संसद में, जब संसद में अधिनियम पास हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। सबसे पहली चीज ये लिखी थी कि इंपॉर्टेंट चीज जो थी उसमें थी कि इस धारा 4 में लिखी थी, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 ये लिखी थी कि सरकार में जो कुछ भी होगा, सरकार में जो कुछ भी होगा वो स्पष्ट होगा, दिखाई देगा साफ साफ जनता को क्या कर रही है सरकार। तो सरकार की सारी योजनाएं, सरकार के सारे खर्चे हमको क्लियर दिखने चाहिए कि हमारी सरकार, हम जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं उसका कैसे उपयोग कर रही है। और संसद ने यह कहा था, माननीय संसद ने कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई नई बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल वही बातें कह रहा हूं जो लिखी हुई है, इनको लागू करवाना। माननीय संसद ने यह कहा था कि ये जो धारा 4 है सूचना के अधिनियम की, इसको इस कानून के पास होने के 120 दिन के भीतर भीतर लागू करना। 2005 की बात कर रहा हूं। 2005 में यह कहा था कि 120 दिन यानी 4 महीने के भीतर पूरे हिंदुस्तान के ऑफिसेज अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को, कौन सा टेंडर किया, कहां से सीमेंट ली, किसको नौकरी दी, किसको नहीं दी, हर बात जो आप करते हो उसको डिक्लेयर करो ताकि जनता को मालूम रहे। 2005 चली गई, 2010 चली गई, 2015 चली गई, 2020 आ गई। बीच में हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कहा था राजस्थान की सरकार को, कुछ लोग वहां लेके चले गए थे, हम लोग रात दिन उसके पीछे लगे हुए, बार बार सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कब इसको लागू कर रहे हो। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था अब भी नहीं किया तो अब कर लो 4 महीने के अंदर, राजस्थान की हर जानकारी उस पर डाल दो। नहीं डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये जानकारी डाल देंगे तो फिर एमएलए एमपी बनने का मजा क्या है, फिर मिनिस्टर बनने का मजा क्या, चीफ मिनिस्टर बनने का मजा क्या। अगर सारी जानकारियां साफ हो गई, जनता को दिखने लग गया तो हम क्या करेंगे। तो हम कह रहे हैं भाई अब बहुत हो गया, राज के मजे बहुत हो गए,
अब आपको लोग के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो करिए। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी हमारे समाज के अंदर से आए हुए लोग हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, सरकार में हो, किसी ऊंचे पद पर हो, नीचे पद पर हो, लेकिन आप हमारे समाज से आए हुए लोग हो, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हम आप हमारे भाई बहन हो। लेकिन अब कब तक चलाएंगे हम लोग? 47 से लेकर हम 2020 तक आ गए, 1947 से 2020 आ गए, अभी भी हम रो रहे हैं विकसित नहीं है, विकसित नहीं है। ये रोना कब तक रोएंगे? अभी जैसे ही कोरोना आ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने रोना चालू कर दिया। क्या बात का? हम विकसित देश नहीं है, इसलिए हमारे पास साधन नहीं है। अरे तो साधन क्यों नहीं है? विकसित देश में क्या चांद से साधन आते हैं क्या? उन्होंने अपना मैनेजमेंट सुधारा है, आप भी अपना मैनेजमेंट सुधार लीजिए, आपके यहां भी साधन हो जाएंगे। पैसे की कमी थोड़ी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक ही कमी है, हिंदुस्तान का मैनेजमेंट सही नहीं है और हिंदुस्तान में पारदर्शिता नहीं है। और अब हम ये बात लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने आज कहा, आज हम अक्षय तृतीया के दिन ये संकल्प ले रहे हैं कि हम इस काम को पूरा करेंगे। और 29 नवंबर को पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि पहली बार जागरूक नागरिक अपने घर से निकल के अपने खर्चे से आके बैठ गया, और वो बिल्कुल जागृत होकर कह रहा है, आंख मीच के किसी के पीछे नहीं आया। वो ये कह रहा है कि इन 15 मुद्दों को हम अपनी आंखों के सामने लागू होते हुए देखना चाहते हैं, और वो अब वापिस चला जाएगा। वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो केवल जाहिर करेगा हम आ गए और हम ये चाहते हैं। इससे कम बिल्कुल मंजूर नहीं, लिपापोती मंजूर नहीं, हमको भ्रमित करने की कोई जरूरत नहीं। लागू हो जाए इस दिन बता देना, जिस दिन गायों के लिए व्यवस्था हो जाए उस दिन बता देना, हम कहेंगे थैंक यू। उससे पहले नहीं मानेंगे। गोल गोल मत करना, हमने ये कहा हमने वो कहा, गोल गोल नहीं मानेंगे। वो और मीडिया मिलकर अगर गोल गोल करेंगे बातों को, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अगला मुद्दा है खेजड़ली का। जोधपुर के पास में एक जगह खेजड़ली, और यहां पर 363 बिश्नोइयों ने 1730 में बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। हम लोग ये कहते हैं, हम लोगों की इच्छा है कि ये जो खेजड़ली नामक जगह है, ये पूरे विश्व के लिए आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूरे हिंदुस्तान में से किसी एक चीज को उठा के पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि तुम्हारे पास दिखाने को क्या है सबसे बेस्ट, तो हमारे पास खेजड़ली है। वो जगह जो हमारी है, ये इतनी महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए आज के संदर्भ में। पर्यावरण जब खत्म हो रहा है, सृष्टि का नुकसान हो रहा है, हम परेशान से हैं, उस समय में हम ये कह रहे हैं कि खेजड़ली को राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार यूनेस्को में लिख के दे कि इसको विश्व धरोहर घोषित किया जाए, क्योंकि इसके लिए उनको लिखना पड़ता है। उनके लिखे बिना यूनेस्को मानता नहीं है। हमने पहले खूब कागज भेजे हैं, लेकिन यूनेस्को से हमको जवाब ये मिला है कि ये कागज आपकी सरकारों के द्वारा आने चाहिए। उसके बहुत फायदे हैं। जैसे ही वो विश्व धरोहर घोषित होती है, पूरी दुनिया में हमारे इस बलिदान की चर्चा होगी। हमारे जो बिश्नोइयों ने बलिदान दिया है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में। उनको लगेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने वृक्षों के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि वृक्षों के लिए इतना बड़ा बलिदान कहीं किसी और ने दिया नहीं है। लड़ाइयां झगड़े खूब हुए, लेकिन ये अद्भुत बलिदान था। हमारी प्रशंसा होगी कि धरती को बचाने के लिए राजस्थान के लोग इतना बड़ा काम कर चुके हैं। दूसरी बात, दुनिया भर के लोग यहां आएंगे, दुनिया भर के सम्मेलन यहां होंगे, उनको लगेगा यहां से हमको ऊर्जा मिलेगी जिससे हम सृष्टि को बचा सकते हैं। तो खेजड़ली का हमारा प्रोजेक्ट, हम 6 महीने तक इस पर खूब काम करेंगे। 29 नवंबर को उसमें यह भी शामिल है कि इसको विश्व धरोहर घोषित किया जाए। हमारा अगला मुद्दा है सोजत की मेहंदी और नागौर की पान मेथी। आपको यह जानकर बहुत ताजुब होगा कि 100 सालों से वो खेती हो रही है वहां सोजत में, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 150 साल से भी हो रही है। इसके बावजूद भी राजस्थान और केंद्र सरकार की लिस्ट में फसलों में मेहंदी का नाम नहीं है। उसको झाड़ी मानते हैं, उसको मानते हैं झाड़ी है, श्रब है। और जब आप इसको झाड़ी मानते हो तो फसलों के लिए जितने भी फायदे मिल रहे हैं वो उन किसानों को नहीं मिलते। कृषि विभाग की किसी योजना का लाभ उनको नहीं मिलता। और 2 लाख हेक्टेयर में सोजत और उसके आसपास 2 लाख हेक्टेयर में ये फसल है, तो उसको फसल घोषित करवाना है। मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि हमारे मुद्दे इतने स्पष्ट हैं, कहीं कोई गोलमाल बात ही नहीं है, और वो हर व्यक्ति को समझ में आएगी, हर व्यक्ति को समझ में आएगी इतना सा करना है। कल को कोई नहीं, सरकार ये नहीं कि इसमें हमको लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा आपको। केवल आपको घोषित करना है कि हाँ ये भी एक फसल है। आप इतना सा घोषित करोगे, उनको सारी चीजों का लाभ मिलेगा, कृषि विभाग की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और उससे उसकी फसल घोषित नहीं होने की वजह से जो नुकसान वहां के लोगों को हो रहा है, वहां हम लोग जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो वो जो नुकसान होता है वो नुकसान रुक जाएगा। और इनका जो भाव अभी टूट रहा है, ये जो भाव कभी बहुत ऊंचा चला गया था, 16-16 हजार तक इसका भाव चला गया था, वो भाव अभी लगभग 8,000 रुपए पर आ चुका है। तो वो जो भाव है वापस चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि अगर आपको मेहंदी लेनी तो सोजत से परचेज करो। अभी उनको पता ही नहीं है, कुछ किसी भी काले रंग के नाम से वो मेहंदी बेच देते हैं।
जीआई टैग की बात हम करेंगे। उसमें हमको ज्योग्राफिकल टैग चाहिए ताकि दुनिया में कहीं भी टाइप करें मेहंदी हिना लिखते ही उसको लगे कि नहीं ये तो सबसे बेस्ट सोजत की है। वो फसल घोषित होने पर होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये हमारी इच्छा है। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि नागौर की जो पान मेथी है, इसके उत्पादन से लेकर इसके वितरण तक की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सरल किया जाए और उन किसानों को भी वो सारे लाभ मिले जो अन्य मसालों के उत्पादन वालों को मिलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब चाय के लिए, कॉफी के लिए आप इतना बड़े बोर्ड बना सकते हो, चाय और कॉफी की जो खेती करते हैं वो भी तो झाड़ियां हैं, उनके लिए आप इतने बड़े बड़े बोर्ड बना सकते हो, उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं दे सकते हो, तो आप राजस्थान की मेहंदी और राजस्थान की पान मेथी को महत्व क्यों नहीं देते? ये हमारा मुद्दा है। और ये जैसे ही मुद्दा होगा तो लाखों की संख्या में किसानों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। हमारा अगला मुद्दा है कि पानी की जितनी भी योजनाएं हैं वो समय पर पूरी हों। हम ये नहीं कह रहे आप और ज्यादा योजना बनाओ, लेकिन जो बन गई योजना कि ये योजना बन गई, ये इसको ठेका दे दिया, ये 36 महीने में काम पूरा होना चाहिए, तो 36 महीने में पूरा होना चाहिए। अभी तक इन्होंने पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर रखा है इस मामले में। आप देखिए कि राजतंत्र में भी ऐसे काम नहीं होता था। हम राजतंत्र को कई बार कोसते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने प्लान बनाया था बीकानेर में गंग नहर लाने का, कि सतलज से गंग नहर लेकर आएंगे। 1925 में काम शुरू हुआ, 1927 में पानी छोड़ दिया उन्होंने। 2 साल में 90 किलोमीटर नहर बना दी। हम अभी तक राजस्थान नहर को पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान नहर से पूरे राजस्थान में जहां जहां भी पानी जाना चाहिए वहां अभी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है। योजनाएं बनती हैं, फिर पूरी नहीं होती है, फिर ठेकेदार भाग जाता है, फिर वो कहते हैं क्या करें, नया टेंडर करेंगे, और जो काम 500 करोड़ में पूरा होना होता है वो 1100 करोड़ में पूरा होता है। नर्मदा नहर परियोजना अभी भी अधूरी पड़ी है। लिस्ट में लिखा हुआ कि इन गांवों को पानी मिलना चाहिए, पीने का, इनको सिंचाई का मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? समय पर योजना पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सोचते हैं कि वो फला विधायक जी कराएंगे, फला मंत्री जी कराएंगे, हम उनके आगे पीछे घूमते हैं, वो चुनाव में आश्वासन देकर भाग जाते हैं। हम लोग इस बात को रखेंगे, जितनी भी योजनाएं, चाहे वो झुंझुनू से चूरू से रिलेटेड योजना है, चाहे वो जयपुर के आसपास की योजना है। आपको ताजुब होगा कि जयपुर के आसपास के गांव में पानी की भारी समस्या है। दिए तले इतना बड़ा अंधेरा, क्या कारण है? बीसलपुर की योजना पहुंच गई, बीसलपुर से पानी पहुंच गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनता है। किसी गांव में किसी को ठेका मिलता है 5 करोड़ का, वो काम नहीं करता, भाग जाता है। और वो लोग अभी भी, जयपुर के आसपास के लोग अभी भी सुबह निकलते हैं पानी लेने के लिए। अरे जैसलमेर वाले जाते थे, समझ में आता था, तुम जा रहे हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सभी पेयजल योजनाएं समय पर पूरी हो। हम लिस्ट बना लेंगे, अगले 6 महीने लिस्ट रहेगी, इस योजना का ये टाइम है, और आपको इन चीजों में रुचि लेनी पड़ेगी। अभी जो आप सोशल मीडिया पे दुनिया भर की फालतू चीजों में रुचि लेते हो, इनकी बजाय इन चीजों में रुचि लोगे। हमारे साथ 6 महीने और 29 नवंबर को हमारे साथ आके खड़े हो जाओगे, आप देखना राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। कई लोग कहते हैं चुनाव की बात होगी, पता नहीं 2023 में कब चुनाव होंगे, हमें इंतजार भी नहीं है उसका, ना हमें उसकी कोई भूख है। ये काम हो जाएगा तो हम सोचेंगे हमारी तरफ से इतना काम हो गया, हमारा योगदान हो गया। हमें हमारे साथियों को इस तरह कोई भूख ही नहीं है, हम लोगों को पैर पकड़ रहे हैं कि हमको किसी तरह से ये बना दो वो बना दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये काम हो जाएगा तो हम तो वैसे ही राजा हैं कि हमने काम करा दिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइवर्स का। ये हमारे केवल 15 पॉइंट है, मैं आपको बताऊं 15 पॉइंट्स हैं। इलेक्शन के टाइम में 2018 में हमने 44 पॉइंट बनाए थे राजस्थान में। हमारे ऊपर अगर राजस्थान के लोग विश्वास करेंगे तो हम 44 मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन क्यों कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, तो अब हम एक दबाव समूह के रूप में, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इन 15 मुद्दों पे तो काम करेंगे। हम बैठे तो नहीं रहेंगे और दिमाग से काम करेंगे। साथियों, अब समय गया भीड़ का। पहले था भाई तलवारों से काम होता था, तलवारों से लड़ाई करके और अपना हक हासिल करना पड़ता था। उसके बाद थी कि भीड़ दिखा के हासिल करना पड़ता था। अब दिमाग से चलना पड़ता है, और राजस्थान के लोग दिमाग से अपने हकों के लिए काम करवा के छोड़ेंगे। एक फेसबुक वाला छोटा सा प्रोग्राम बनाता है और देखो आज पूरी दुनिया को हमको उसने जोड़ दिया। दिमाग से तो जोड़ दिया, दिमाग का खेल है। अगर 15 मुद्दों पर राजस्थान के लोग हमारे साथ अपने पूरे दिल और दिमाग से लगे रहे तो ये राजस्थान में ये चीजें होने में 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर आपको राजस्थान बदला हुआ नजर आएगा। और सरकार को एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी, और सरकार करेगी तो उनकी अच्छाई होगी ना, उनकी वाहवाही नहीं होगी क्या? अच्छाई तो होगी। हम धन्यवाद देंगे अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ से, जैसे ही वो कुछ करेंगे सबसे पहले धन्यवाद हम देंगे। हमें नहीं है इंतजार कि हम 2023 में फिर जनता हम पे विश्वास करे, फिर हम काम करें, फिर 2028 तक हम करें। क्यों लेट करें? हमारे तो लोग हैं। हम इसीलिए हम कह रहे हैं हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी इंतजार करेगी कि हाहाकार मचे, काम नहीं हो, फिर उस पर हम वोट लोगों से लें और फिर हम करें, फिर हमको श्रेय मिले। हमें उस श्रेय की भूख ही नहीं है।
हम तो अभी चाहते हैं वो काम करना, वो लेट हो जाएंगे। 2028 कौन इंतजार करेगा इसका? हम तो चाहते हैं 2020 में ये सारी चीजें तय हो जाए, 2021 में राजस्थान में सारा काम शानदार ढंग से हो जाए। इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा, तब हम एक विकसित राजस्थान, एक विकसित भारत बनाएंगे। तो ड्राइवर्स के लिए हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में जितने भी ड्राइवर्स हैं, ट्रक चलाते हैं, चाहे बस चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, वो अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के रोड पे निकलते हैं। और आप जानते हैं कि रोड रिस्क का काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे खुद की गलती नहीं है, सामने वाला का टायर फूट गया तो भी उसकी मौत आ गई। गलती नहीं है, सामने से कोई जानवर निकल गया तो उसकी मौत हो गई, घायल हो गया। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन सारे ड्राइवर्स का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुलिस वालों का और फौजियों का सम्मान होता है। ये आर्थिक मोर्चे के फौजी हैं। ये जो ड्राइवर्स हैं, इनको हम कहते हैं ये आर्थिक मोर्चे के फौजी हैं। और इन आर्थिक मोर्चे के फौजियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान दूसरे मोर्चे के फौजियों को मिलता है। क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर की डेथ होने के बाद में उसका परिवार का क्या होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। हमारी खबरों में केवल एक आती है कि 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े और 2 ड्राइवरों की हुई मौत। ये छोटी सी खबर नहीं है, ये 2 परिवारों का उजड़ना है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इतना पैसा इनसे लेता है टैक्स के रूप में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इतना पैसा इनसे लेता है, वो इनके लिए योजना बनाए कि इनको कितना मुआवजा दोगे अगर एक्सीडेंट हो गया तो, और इनको क्या क्या सुविधाएं दोगे। अभी भी इनको डंडे पटक पटक के अपराधियों की तरह आप इनके साथ व्यवहार करते हो, ये नहीं चलेगा। इनको सुविधा देनी पड़ेगी, हर 50 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे इनके नहाने धोने की व्यवस्था करो। ये कहां रहेंगे? ये कहां रहेंगे? इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर अगला हमारा मुद्दा है कि गांव गांव में जितने भी कारीगर लोग बैठे हैं, चाहे वो लुहार है, चाहे वो सुथार है, चाहे वो दर्जी है, चाहे वो रेगर है, जो भी हाथ से काम करता है, गांव गांव में जो बैठा व्यक्ति है, उनके लिए स्पष्ट योजना बननी चाहिए। जो भी अभी योजनाएं बनी हुई हैं, वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही है। इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अभी मैंने कोरोना के टाइम में लिखा भी था कि आप इतने मास्क बनवा रहे हो, इतने ये चीजें बनवा रहे हो, इतने ये अपना पीपी किट बनवा रहे हो, तो आप राजस्थान के या कहीं और के दर्जियों से भी बनवा सकते थे। चीन यही तो कर रहा है, चीन यही तो कर रहा है। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग कर सकते हैं अगर इनको विश्वास में लें तो। यही गांव गांव में जो लोहार बैठे हैं, ये आपके लिए दुनिया भर की चीजें बना सकते हैं। इनको तो आता है, पूछते नहीं काम इनका। गांव गांव में सुथार बैठे हैं, इनको कह दीजिए काम करने को, ये खूब सारा काम कर देंगे। राजस्थान के लोग क्यों बाहर जाएंगे? क्यों गुजरात में जाएंगे? क्यों महाराष्ट्र में धक्के खाएंगे? इनके लिए स्पष्ट योजना बनाओ, और योजना भी दान पुण्य टाइप मत बनाओ। योजना ऐसी बनाओ जो चलने वाली हो, मार्केटिंग तक, ताकि उनको लगे कि अब हमारी आर्ट का, हमारी जो कला है, इसका मूल्य मिल रहा है। ये हम चाहते हैं राजस्थान के कारीगरों के लिए अच्छे से योजना बने। अभी हमने पिछले दिनों भीनमाल में जूतियों वाले का वो पूरा कागज देखे थे। सरकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं, हम उनको ही लागू करवाना चाह रहे हैं। देखा था उनके लिए कितना पैसा खर्च करना था 2005 से अभी तक उनकी दशा में कोई चेंज नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? यहां से मुंबई जा रहे हैं, जूतियां बनाना जानते हैं शानदार वाली, मुंबई जा रहे हैं। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ जयपुर में, उनके काम नहीं आ रहा है। सारी चीजें बनी हुई, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण और जन जागरण नहीं होने के कारण से काम रुका पड़ा है साथियों। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आज आपसे। और आज से अच्छा अवसर कोई मिलेगा नहीं, आखातीज से अच्छा कोई अवसर हमको मिलेगा नहीं। आज के दिन हम ये संकल्प लेंगे कि हम इस प्रकार का राजस्थान बनाएंगे, अभिनव राजस्थान बनाएंगे, और उसके लिए हम अलग ढंग से काम करेंगे, अभिनव ढंग से काम करेंगे। पुरानी पद्धतियों को छोड़ दीजिए, तमाशे नहीं करेंगे, हम ज्ञापन लिए नहीं घूमेंगे, सड़कों पे टायर नहीं जलाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, दिमाग से बात करेंगे और संगठित होकर काम करेंगे। और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। संगठित होकर काम करते हैं ना, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, सूचना का अधिकार हमको मिला है, वोट के अधिकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं याद आता है आप किसी रैली में आपने भाग लिया? उसके लिए किसी ने भाग नहीं लिया। मात्र 100 लोग थे जिन्होंने संगठित तरीके से प्रयास किया और भारत की संसद को वो कानून मंजूर करना पड़ा। उन्होंने संगठित ढंग से, अरुणा जी राय ने काम किया था। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं आज इस लाइव के माध्यम से कि उन महिला ने और उनके सहयोगियों ने आज भारत के लोगों को ऐसा अधिकार दे दिया है जिस अधिकार से वो पूछ तो सकते हैं। हालांकि उस कानून की दुर्दशा कर रखी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन कम से कम एक ढाल तो बनी हमारी कि हम कुछ पूछ सकते हैं उससे। अगला मुद्दा हमारा दुर्घटनाओं को लेकर है। साथियों, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो अखबार में खबर आती है कि आज दुर्घटना हुई, टेम्पो की टक्कर उससे हुई और वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। अखबार में 6 मरे 2 मरे। हम ये कह रहे हैं 6 मरे 2 मरे संख्या नहीं है। राजस्थान में 10,000 लोग मरते हैं एक साल में। अभी कोरोना में राजस्थान में 32 लोग मरे हैं। कितना हल्ला मचा है। 10,000 लोग राजस्थान में हर साल एक्सीडेंट से मरते हैं। वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। और हर महीने
इन दुर्घटनाओं की समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे वहां पर ये मोड़ पे दुर्घटना बार बार क्यों होती है, क्या कारण है, कोई गड्ढा है क्या वहां पे, कोई झाड़ियां हैं क्या वहां पे, किस कारण से यहां पर हो रही है। और पूरे राजस्थान में ऐसे डेथ स्पॉट्स बने हुए हैं, उनको डेथ स्पॉट्स बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, पूरे बने हुए हैं। हमने कई बार कागज दे के कोशिश कर ली इनको, यार उस पर कुछ क्यों नहीं करते। पीडब्ल्यूडी, पुलिस, आरटीओ और आप सब मिलके क्यों कोशिश नहीं करते कि जिन जगहों पे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनको ठीक कर दिया जाए। हर 3 महीने में इनकी मीटिंग होनी चाहिए, नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई कहता ही नहीं है, कोई पार्टी इनको कहती नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि इनको कहता ही नहीं कि मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बचाना इतना महत्वपूर्ण है। हम लोग इस मुद्दे को भी इन 15 मुद्दों में शामिल कर रहे हैं कि हर दुर्घटना की बारीकी से समीक्षा होनी चाहिए कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण था। हमारा अगला मुद्दा है कॉलेजों का, कि राजस्थान की जितने भी कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस में कक्षाएं नियमित रूप से लगनी चाहिए। जैसे स्कूलों में आप जाते हो, चेक करते हो, स्कूल में कक्षा लगी नहीं लगी, आप कॉलेज में चेक क्यों नहीं करते? ये कलेक्टर और दूसरे लोग जाते हैं बार बार, एसडीएम और जाते हैं उसमें चेक करने, स्कूल में मार साहब है कि नहीं है। आप कभी कॉलेज में गए, वहां कोई है कि नहीं है? और ये जो ब्लेम गेम है, टीचर ये कहेगा कि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट कहेगा टीचर नहीं आ रहे हैं, क्लासें नहीं लग रही, मैं कहां जाऊं। गांव गांव में आपने कॉलेजें खोल दी और मजाक बना दिया आपने उच्च शिक्षा का। किसको भारी पड़ेगा आने वाले समय में? हम ही को भारी पड़ेगा कि कॉलेज है, लेक्चरर्स को हम तनख्वाह दे रहे हैं और उसके बाद भी वहां क्लासेस नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे। इस तरह किसी देश में चलता है? इस तरह का मजाक किसी देश में चलता है कि कॉलेज में क्लास नहीं लगती है? अब कॉलेज का मतलब ये हो गया क्लास नहीं लगती। और अब तो ये रेगुलर कॉलेज की हालत नहीं है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि मेडिकल कॉलेजेस में क्लास नहीं लगती, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्लास नहीं लगती। उस देश को आप विकसित देश कैसे बना सकते हो? ये नेतागिरी से बनेगा विकसित देश? ये फला नेता, ये फला नेता, ये जाति की इज्जत, ये समाज की, धर्म की इज्जत, इससे बनेगा देश मजबूत? देश मजबूत बनेगा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। और शिक्षा व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉलेज एजुकेशन। जिस देश में अगर दूसरे लोगों को हम कहें ना हमारे यहाँ पे कॉलेज में क्लास लगती नहीं है, कॉलेज नाम मात्र के होते, तो हंसेंगे कि तुम विश्वगुरु बनने की बातें करते हो, भागो यहां से। तुम्हारे जब कॉलेज, हमारे यहां अंग्रेजी लिटरेचर में कहा करते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। स्कूल में तो इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, नॉलेज तो असल कॉलेज में आता है। और वो नॉलेज वाला पार्ट हमने बंद कर रखा है। कॉलेज का मतलब है फॉर्म भर दिया, एक डिग्री मिल गई आप। ज्ञान का सृजन कहां से होगा समाज में? और वो बच्चे आराम से जाते ही नहीं, कॉलेज ही नहीं जाते। कॉलेज में कक्षाएं नियमित लगे, ये हमारा संकल्प है इसमें। अगला पॉइंट हमारा है कर्मचारियों के लिए 2 मुद्दे हैं। एक हमारा मुद्दा है कि पुलिस जो है उसकी ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए। ये 18वीं सदी का सिस्टम खत्म होना चाहिए। फालतू के बहाने आपके, हमारे पास कर्मचारी है या नहीं है, जो नहीं है करो आप व्यवस्था, लेकिन ये अमानवीय मुद्दा है, ये मानव अधिकारों का हनन है। मानव अधिकारों का हनन है कि एक मानव को आप 24 घंटे ड्यूटी कैसे दे सकते हो आप? अब ठीक है, उनकी वो यूनियन नहीं बना सकते, मनाही है, वो नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अपने मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी इस मुद्दे को अच्छे से रखेगी। हमने तो हमारे एजेंडे में रखा था, हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें हमने रखा था कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करेंगे। थोड़ी ज्यादा भर्तियां करनी पड़ेगी, ड्यूटियों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, थोड़ी चौकियों को थाने में मिलाना पड़ेगा। हमारे पास पूरा प्लान है, अगर सरकार चाहेगी तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि इस प्लान से इन्हीं कर्मचारियों के होते हुए भी आप 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं। उनको अपने बच्चों के साथ रहने का हक है। आप उनको 24 घंटे मत रहे इस तरह से, उतनी सी तनख्वाह में। ये तो नहीं कि आप एक्स्ट्रा तनख्वाह दे रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। 18वीं सदी का समय चला जाना चाहिए। कई देशों में तो पुलिस की छुट्टी 2-2 दिन होती है। मैं अभी, मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था नॉर्वे में, तो वो कहता सर यहां पे 2 दिन छुट्टी रहती है पुलिस की, अच्छा जीवन जीते हैं। तो आप उनकी ड्यूटी भी 8 घंटे करिए, करनी ही पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। इस बात को ज्यादा दिन टाला नहीं जा सकता। तो पहली बात तो पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे हो, कोई भी अधिकारी हो, बड़ा हो छोटा हो, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ना करे। एक उसके लिए अलग से प्रावधान रखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो पुरानी पेंशन थी कर्मचारियों की, ये बहुत अच्छी पद्धति थी और इन लोगों ने धीरे धीरे कर्मचारियों के संगठनों में फूट के कारण से नई पेंशन पद्धति लागू कर दी। नई पेंशन पद्धति असुरक्षित है पूरी। आपको नहीं पता आप रिटायर होंगे उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जिस तरह का असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंदर कोई गारंटी नहीं है। जब फिर मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा? मैं सरकार की इतने साल तक सेवा करूंगा और बुढ़ापे में जब मेरी गारंटी नहीं है कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे,
कोई भी व्यवस्था में इस तरह से असुरक्षित छोड़कर अपने कर्मचारियों को आप कैसे रख सकते हैं? अब ये बार बार बेचारे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। हम लोगों ने हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि राजस्थान सरकार पुरानी पेंशन को लागू करेगी। इनको लगा यार इनकी तो क्या पार्टी छोटी है, तो वो महान पार्टियों के साथ थे। हमने कहा हम लागू करेंगे। अब भी हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर जन जागरण करेंगे। हमारे 12 मुद्दे मैंने आपसे अभी तक बताए। 3 मुद्दे आपसे और डिस्कस करता हूं, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सांबर की झील है दोस्तों, सांबर झील बहुत बड़ी झील है। नागौर, जयपुर और अजमेर, इन 3 जिलों के हिस्से में आती है। किसी समय में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने धोखा करके हमारे जोधपुर और जयपुर के महाराजाओं से ये झील छीन ली थी। ये झील राजस्थान की थी। अच्छा भला ये लोग नमक निकाल रहे थे, और इस नमक के कारण तो आपने देखा सांबर के कारण चौहानों का इतना बड़ा शासन स्थापित हो गया था, क्योंकि उनके पास नमक था। और ये बहुत प्यारा नमक है सांबर का नावा का। केंद्र उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, धोखे से इन लोगों से ले लिया, क्योंकि उनको पैसा खूब सारा चाहिए था। उन्होंने धोखे से हथिया ली, वो चले गए। उनके साथ एक लीज थी, 99 ईयर की लीज उन्होंने की, वो लीज समाप्त हो गई, वो चले गए। तो केंद्र सरकार ने उनके वारिस के तौर पे वैसे वैसे कब्जा जारी रखा। बाद में जब सवाल आया कि भाई आपकी तो लीज ही खत्म हो गई है, तो इन्होंने बिना विधानसभा में चर्चा किए कुछ अधिकारियों के सिग्नेचर से फिर एक्सटेंड कर दी झील को। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के बारे में 2-3 अधिकारियों ने मिलकर फैसला कर दिया कि ये झील केंद्र सरकार के पास बनी रहेगी। अभिनव राजस्थान पार्टी चाहती है कि ये जो झील है ये वापस राजस्थान को दी जाए, और फिर इस झील से नमक बनाने का काम आसपास के लोग करें। आपको ताजुब होगा कि 75,000 लोग आज की तारीख में वहां से नमक बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो सब कहलाते हैं अवैध नमक बनाते हैं। जिनकी झील है वो अंग्रेजों की तरह अभी भी उसी हालत में हम अवैध नमक बनाते हैं, और रात दिन उनके ऊपर किसी न किसी तरह का प्रेशर चलता रहता है। कभी कोई उनकी केबल काट देता, कभी कोई उसका कुछ कर देता। हम अवैध काम नहीं चाहते, हम किसी भी अवैध काम के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार राजस्थान की सरकार को वापस झील सौंप दे। हम लोग उसका अच्छे से संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखेंगे, और उसमें से नमक बनाएंगे, उसके पूरे नियम कायदे बनाएंगे, ताकि ये जो असुरक्षा की छाया उनके ऊपर मंडराती है और रात दिन अवैध का जो शब्द है उससे हम लोग बाहर निकल जाएं। अच्छे भले लोग अवैध काम करने की लिस्ट में लिखे नहीं जाएं, ये हम चाहते हैं। हमारा 14वां मुद्दा दोस्तों है कि बजरी का जो मुद्दा है ये सेट नहीं हो रहा है, और हमारी सारी की सारी नदियां खत्म होती जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि बजरी का मुद्दा हमेशा के लिए सेट हो जाए, और हमारी नदियां भी खत्म ना हो, बजरी भी सस्ती और आराम से ठीक से मिल जाए। बेसिक चीज है मकान बनाने की, और वो हमारे यहाँ के लोगों को भी इतनी महंगी मिलती है, हमारी अपनी चीज। तो बजरी का जो नियम है वो सारे वापस सरल बने, नदियों का जो काटना है उस पर कंट्रोल हो। ये कब इन नदियों का पूरा पेट चीर चीर के आखिर में कहां लेकर जाएंगे, तो उसके ऊपर स्पष्ट नियम बने बजरी पर। और अरावली हमारी जो पर्वतमाला है या विंध्यावली हमारी पर्वतमाला है विंध्या, इन दोनों पर्वतमालाओं को फिर से संरक्षित किया जाए, ठीक से किया जाए। ये अगर नहीं बचेंगी, ये नदियां और ये हमारी अरावली और विंध्या पर्वतमाला नहीं बचेगी, तो राजस्थान के अंदर आने वाले समय में, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक विषाणु है, आने वाले समय में हमारी प्रकृति इतनी खराब हो जाएगी और उसकी सजा हमारी आने वाली पीढ़ी को इतनी मिलेगी दोस्तों कि हम आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वो हमारे को गालियां देंगे कि वो मुर्दा लोग थे, वो अरावली को बचा नहीं पाए, वो नदियों को बचा नहीं पाए। इसके कारण से राजस्थान में पर्यावरण की समस्याएं हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां तभी होंगी जब ये नष्ट। और अभी बहुत नुकसान नहीं हुआ, अभी अरावली का 1% नुकसान हुआ, हम बचा सकते हैं इसको। अरावली पे खूब सारा वृक्षारोपण हो और नदियों के चारों तरफ बाउंड्रीज हो, ठीक से व्यवस्था हो उसकी, बजरी निकालें आराम से, धंधा करने वाले धंधा करें, 5 पैसे कमाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नदी को नुकसान नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और लास्ट हमारा विषय है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर 2 मिशन चलते हैं केंद्र सरकार के। एक चलता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, एक चलता राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान। नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में बना था, केंद्र सरकार ने बनाया था, और हर साल केंद्र सरकार इसमें खूब पैसा देती है ताकि गांव-गांव में चिकित्सा की सुविधाएं ठीक हो। और उन्होंने ये कहा था कि ये सारा काम गांव के लोग मैनेज करेंगे, लेकिन इसको अधिकारियों ने हड़प लिया, पूरे मिशन को हड़प लिया, और 2005 से अभी तक हालत खराब कर दी। आज हम अगर कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस मिशन की असफलता के कारण हो रहे हैं। अगर यह मिशन सफल होता दोस्तों,
तो आज की तारीख में कोरोना का इलाज किसी गांव में हो जाता। इतना पैसा इसमें था, इतनी सुविधाएं इसमें गांव गांव में देनी थी। लेकिन लिखा क्या था उन्होंने कि गांव वालों को विश्वास में लेकर सुविधा करनी है, उन्हीं को पैसा देना है, वही खर्च करेंगे, वो तय करेंगे हमारे गांव में क्या चाहिए। अगर मान लीजिए किसी गांव में अस्पताल नहीं है तो गांव के लोग तय करेंगे कि इस मिशन के तहत हम लोग एक एम्बुलेंस खरीदेंगे, ताकि हमारे गांव से कोई भी अगर बीमार हो तो वो एम्बुलेंस अपने आप ले जाए। सरकारी पैसा, गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य सुविधा के मामले में हमको ये चीज चाहिए, तो गांव के लोग जो भी तय करते वो होना चाहिए था। लेकिन इस मिशन को उन्होंने बिल्कुल उलट दिया और 15 साल में ये मिशन बिल्कुल ही समाज जैसा हो गया। आज अगर दुर्गति किसी कारण से है राजस्थान में दुर्गति किसी कारण से है स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो इसके कारण से। और अभी आप देखो 108 भी जो चल पड़ी थी वो भी, उसकी भी हालत खराब हो रखी है। अंदर अंदर इनकी फाइलों में जो चीजें चल रही हैं वो तो और ज्यादा दुखदायी है। इसी तरह का एक मिशन है हमारा स्वास्थ्य को लेकर, पहले चलाते शिक्षा को लेकर, पहले चला था राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, उसके बाद में अब समग्र शिक्षा अभियान, नाम नए नए दे रहे हैं उसके, लेकिन वो अभियान भी उस भाव के साथ में नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण से हमारी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की दशा बहुत खराब हो रखी है। आप अगर कागज में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ इसके लिए, तो आपको लगेगा अगर इतना पैसा सीनियर स्कूल में, गांव की सरकारी में और सेकेंडरी में खर्च हो जाए तो स्कूल में कोई कमी नहीं रहेगी, उसमें ऐसा लिखा है। लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप और हम उस मिशन के बारे में काम नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। अधिकतर लोगों को दूसरी पंचायती में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिससे हम दूर ले जाना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। सच्चाई की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल काम है, झूठ की तरफ ले जाना बहुत आसान है, लेकिन हम ले जाएंगे। हम राजस्थान के लोगों को उस तरफ लेकर जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आज अक्षय तृतीया को, संमत 2077 की अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया याद रखिएगा। और इन संकल्पों के साथ हम लोग 29 नवंबर को जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। और हमारे सम्मेलन में आने वाले लोग स्व प्रेरणा से आएंगे, अपनी खुद की प्रेरणा से आएंगे। हमें भीड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी को संख्या दिखानी नहीं है कि वहां 5 लाख थे, 4 लाख थे, क्या करेंगे हम दिखा के। अगर 5 लाख की बजाय 50 लाख भी आ जाएं और ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो क्या फायदा उसका। हमें सिर्फ वहां पर वो लोग चाहिए जो दिल से चाहते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोती के लिए, दोहिते के लिए इस प्रकार का राजस्थान चाहता हूं, वो हमारे साथ आए। और वो कहेगा मैं पूरा सोच समझ के आया हूं, मुझे कोई बहका कर नहीं लाया है, मैं किसी जाति के नाम से नहीं आया हूं, मैं किसी संप्रदाय के नाम से नहीं आया हूं, मैं केवल और केवल राजस्थान के जागरूक नागरिक के तौर पर आया। ये हमारा संकल्प है दोस्तों। आगे जैसी भगवान करेंगे, जैसा मालिक करेगा वैसा होगा। आप सब लोगों से, राजस्थान के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस मिशन 2020 में अभिनव राजस्थान पार्टी का तन, मन और धन तीनों से सहयोग करें। आपका मन हो जाए पार्टी के अकाउंट में पैसे डालिए, आपका मन हो जाए मीटिंग में आइए, आपका मन हो जाए उसके बारे में 4 लाइन लिख के बताना चाहते हैं बताइए, आपको लगे कि मुद्दा ठीक है, गांव की चौपाल पे बताना चाहिए तो बताइए कि अभिनव राजस्थान पार्टी जो समर्थन मूल्य की बात करती है इस पर यही होना चाहिए। और हम इन मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। कल को हो सकता है लोग और कहेंगे हमको कि यार ये मुद्दा भी जोड़ना चाहिए, वो मुद्दा भी जोड़ना चाहिए, जोड़ेंगे। लेकिन अभी 6 महीने में हम केवल 15 मुद्दों पर काम करेंगे। आगे भी लेंगे मुद्दे, लेकिन पहले 15 मुद्दों पर हम चाहेंगे कि सफल हो जाएं। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर राजस्थान की वर्तमान सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी, हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। हमें इस तरह की कोई है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां करती है सब काम कि हमारा नाम होना चाहिए। हम तो लोक नैतिक पार्टी हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है चुनाव आयोग में, किस नाम से हो रखा है? एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो रखा है। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है लोगों में जन जागरण की भावना, जन जागरण विकसित करना। किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति। और हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो वो भावना है। उसमें रजिस्ट्रेशन में कहीं नहीं लिखा होता है कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये गलतफहमी है। हम उस भावना से काम करेंगे। ठीक है, आगे चुनाव होंगे, हम लोग भी मैदान में होंगे, दूसरे भी होंगे, जनता अपने हिसाब से देगी, वोट देगी, समर्थन देगी, अपने हिसाब से देगी, विचारधारा के अनुसार देगी। लेकिन हम अपना ये काम बखूबी करेंगे। आप सबको पुनः खूब सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हमारे लिए जन जागरण के रूप में, जन जागरण पूंजी होती है दोस्तों। अगर जन जागरण हो जाता है किसी देश में, ये पूंजी होती है, पूंजी। इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। स्वीडन एक देश है,
स्वीडन के देश में 1799 में तय हुआ था। स्वीडन एक देश है, 1799 में तय हुआ था कि सरकार में जो कुछ भी होगा साफ साफ दिखाई देगा। आज स्वीडन क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग। सब कुछ साफ साफ है। हर आदमी के पास वो सारी सुविधाएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। आप गूगल करके स्वीडन लिखिए, वहां पर क्या है हिंदी में सब आजकल जानकारियां हैं। आप तो लक्की हो कि आपके पास ये सारी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से, झूठ भी है सच भी है, आप जिधर जाना चाहते हो वो सारी उपलब्ध है। कोशिश करिए कि सच्ची जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपके पास हों। तो आप लोग देख सकते हैं स्वीडन में किस तरह का जीवन है, नॉर्वे में किस तरह का जीवन है, न्यूजीलैंड में किस तरह का जीवन है, नीदरलैंड्स में किस तरह का जीवन है। आप आराम से गूगल करके देख सकते हैं। उसके बाद मेरी बात को मानिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और करने के लिए क्या है? करने के लिए कौन से खड्डे खोदना है? केवल अपने दिमाग को ओरिएंट करना है इस तरफ, हमारे दिमाग को इस तरफ ढालना है कि अब हम इन बातों पर ध्यान देंगे। इतने सालों तक हमने वो जो बातें करनी थी कर ली, लेकिन अब हम हमारे परिवार के हित में, हमारे बच्चों के हित में, अगली पीढ़ी के हित में इन बातों पर विचार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभिनव राजस्थान पार्टी के साथ मिलकर आप लोग एक नए राजस्थान की रचना में भूमिका निभाएंगे, अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, तय करेंगे और तन मन और धन तीनों से हमारा सेव करेंगे। और बाकी मैंने जैसे आपको कहा कि बाकी तो सब सांवरिया तय करेगा कि क्या होना है। आपको पुनः खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम।